जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी में अविकारी शब्द को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है। देखिए, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं, परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से परिवर्तन किया जा सकता है, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो चार होते हैं ना, ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द। अगर बात करें साथियों संज्ञा की, देखिए संज्ञा में जैसे पत्ता है, सड़क है, इनमें साथियों हम लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से कहीं ना कहीं परिवर्तन तो कर ही सकते हैं। जैसे पत्ता का पत्ते कर दिया, अगर हम करें पत्ता एक वचन है, ठीक है, पत्ता का बहुवचन बनाइए तो पत्ते बन गया, सड़क सड़कें बन गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, वचन के अनुसार इसे परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये विकारी शब्द है। वैसे साथियों सर्वनाम में भी किया जा सकता है, क्रिया में भी हो सकता है और विशेषण में भी हो सकता है। मतलब ये है कि जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक, ठीक है, इन चार चीज़ों के माध्यम से क्या करते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। राइट। अब हम बात करते हैं साथियों अविकारी शब्द की। देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द साथियों जो होते हैं ना, विकारी शब्द के ठीक विपरीत होते हैं। जैसे वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अच्छा, अव्यय जो होता है साथियों, ये हमारे क्या होता है, अविकारी शब्द होते हैं। राइट। एक बार परिभाषा अच्छे से देख लीजिए कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय कहलाते हैं। राइट। अब अव्यय समझ में आया, अविकारी समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए अविकारी शब्द होते क्या हैं साथियों, जैसे जहाँ, किंतु, इसलिए, और, तथा, कब, तब, अतः, धीरे, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसमें साथियों क्या है ना, आप लिंग, वचन, काल और कारक इनकी दृष्टि से आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ साथियों, वे हमारे क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। और जहाँ परिवर्तन हो गया लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से, वे हमारे विकारी शब्द हैं। ठीक है, विकारी शब्द में क्या बताया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे विकारी शब्द हैं। लेकिन साथियों अगर हम बात करें अव्यय की, तो अव्यय क्या है, हमारा अविकारी शब्द है। अच्छा, क्यों अविकारी शब्द है, हमने बताया था कि जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अव्यय की भेद की। देखिए अगर पूछे साथी आपसे कि अव्यय के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो अव्यय के जो मुख्य भेद होते हैं ना साथियों, ये हमारे चार होते हैं। ठीक है, अव्यय के मुख्य भेद कितने होते हैं, चार होते हैं। अच्छा, वहीं पूछ ले कि अव्यय के भेद, तो अव्यय के भेद भी हम चार ऑप्शन में लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे अव्यय के टोटल यानी कितने, कुल कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि अव्यय के मुख्य भेद पूछे तो चार, ठीक है, अव्यय के भेद पूछे तो चार, लेकिन पूछ दे अव्यय के कुल भेद तो 5। ठीक है, उसमें हम निपात को भी शामिल कर लेते हैं। हम निपात क्या है आगे हम बताएंगे। ठीक है, निपात क्या होता है। अच्छा, कौन कौन से होते हैं साथियों, देखिए पहला जो होता है ये होता है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा होता है निपात अव्यय। ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि टोटल पूछे तो इसको भी हम शामिल कर लेते हैं, तथा निपात को भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पूछे अव्यय के मुख्य भेद या अव्यय के भेद, तो चार लगाएंगे हम। किसको, क्रिया विशेषण अव्यय को, संबंध बोधक अव्यय को, समुच्चय बोधक अव्यय को, ठीक है, और एक विस्मयादि बोधक अव्यय को। इनको क्या कहेंगे हम, ऑप्शन में इनको लगा देंगे। अगर पूछे कि अव्यय के मुख्य भेद कितने हैं तो, ठीक है, या अव्यय के भेद पूछे तो। लेकिन अव्यय के कुल भेद पूछे तो हम निपात को भी इसमें शामिल कर लेंगे, अर्थात 5 भेद बताएंगे। राइट। आइए एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय को। ठीक है, देखिए क्रिया विशेषण अव्यय होता क्या है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने बताया साथ ही विशेषण क्या होता है। पहली बात कि विशेषण अगर आप देखें तो जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन साथियों अगर बात करें क्रिया विशेषण की, तो ये क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। राइट। पूछ ले कि क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय के साथियों 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, देख लीजिए। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राइट। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये साथियों स्थान का बोध कराएगा। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तो स्थान का बोध कराएगा। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है आपसे, ठीक है, पता करना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो अगर आपको पता करना है कि इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं है, उस वाक्य में आप कहाँ लाकर क्वेश्चन करिए। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गेंद ऊपर उछल रही है,
ठीक है, गेंद ऊपर उछल रही है। पहले इसमें आप लगाइए कहाँ लगा क्वेश्चन करिए कि गेंद कहाँ उछल रही है, तो जवाब मिलेगा गेंद ऊपर उछल रही है। तो ऊपर क्या एक स्थान को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे ये सब क्या एक स्थान को बोध करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, राइट। अब बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की। इसमें समय का बोध होता है। अच्छा साथियों, कब लाकर इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो इसमें माप तौल का बोध होता है। इसमें साथियों हम कितना लाकर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो क्रिया के होने के प्रकार का बोध होता है, ठीक है। इसमें साथियों हम कैसे लाकर क्वेश्चन करते हैं, जैसे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किताबें जो है आप कहीं ऐसे कहें कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें साथियों कैसे पहचानना है हमको, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यहाँ पे हमने बताया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो कैसे पहचानेंगे, आप उसमें क्या करिए, कैसे लाकर क्वेश्चन करिए वाक्य में कि पुस्तकें कैसे बिक रही हैं। तो उत्तर मिलेगा हमको कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ठीक है। तो धड़ाधड़ साथियों हमारा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, राइट। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए हम बात करते हैं पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता क्या है। देखिए हमने बताया ना कि स्थान का बोध कराता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बताया था गेंद ऊपर उछल रही है। तो क्वेश्चन करिए आप कहाँ लगाकर, गेंद कहाँ उछल रही है, तो उत्तर मिलेगा गेंद ऊपर उछल रही है, ठीक है। फिर वर्षा में कहाँ जाओगे, ठीक है, वर्षा में कहाँ जाओगे, ये क्या है, हमारा स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है। शिवांश इधर आ रहा है, आप क्वेश्चन लाया करिए शिवांश कहाँ आ रहा है, तो उत्तर मिलेगा कि इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं, राइट। अगर हम बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की तो देखिए इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थितिवाचक, एक होता है दिशावाचक। अब स्थितिवाचक और दिशावाचक में अंतर क्या है, देखिए स्थितिवाचक में क्या होती है कि स्थिति के बारे में पता चलेगा और दिशावाचक में दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे स्थिति क्या है, यहाँ वहाँ, ठीक है, बाहर अंदर पास दूर, ये सब क्या एक स्थिति का बोध करा रहे हैं ना। अगर हम बात करें दिशा की, जैसे इधर उधर, ठीक है, किधर, दाएं बाएं, सामने ऊपर नीचे, ये सब क्या एक दिशा को डिनोट कर रही है, यानी ये हमारी दिशावाचक हमारी हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों दूसरा हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। देखिए बात करें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की तो हमने क्या बताया, इसमें समय का बोध होता है। जैसे वह अब पानी पी रहा है, तो इसमें साथियों कालवाचक क्रिया विशेषण है ना, वो अब पानी पी रहा है, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल क्या रहा है, वह परसों दिल्ली जाएगी। अब इसमें साथियों क्या करना है, कब ला के क्वेश्चन करना है हमको। इसमें हम कब ला के क्वेश्चन करते हैं, देखिए वह परसों दिल्ली जाएगी, क्वेश्चन करिए आप कब ला के, वह कब दिल्ली जाएगी, उत्तर मिलेगा परसों दिल्ली जाएगी, ठीक है। महंगाई आजकल बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई कब बढ़ रही है, तो उत्तर मिलेगा आजकल बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। हम बात करें कालवाचक की तो देखिए एक होता है सामान्य, एक होता है आवृत्तिवाचक, एक होता है अवधिवाचक। देखिए सामान्य में क्या होता है, सुबह, कल, आज, परसों, अभी, तुरंत इत्यादि बहुत सारी सब जो है ये सब सामान्य के अंतर्गत आता है। लेकिन साथ ही अगर आवृत्तिवाचक की बात करें कि प्रतिदिन, ठीक है, कई बार, बहुधा, कभी कभी, हर बार, अक्सर, ये सब आवृत्तिवाचक होते हैं, राइट। अगर हम बात करें अवधिवाचक की, देखिए रात भर, दिन भर, लगातार, ये सब क्या एक अवधि को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो ये हमारे अवधिवाचक हो गए हैं, राइट। तीसरा है साथियों हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इससे परिमाण का पता चलता है, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें साथियों पहली बात कि हमने बताया था कि कितना लाकर क्वेश्चन किया जाता है, इसमें तब पता चलता है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, ठीक है। तुम बहुत दौड़े, अब क्वेश्चन करें तुम कितना दौड़े, उत्तर मिलेगा तुम बहुत दौड़े। तो कैसा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आते हैं। तुम थोड़ा खाओ, तुम कितना खाओ, तो तुम थोड़ा खाओ, ठीक है। मैं खूब चलता हूँ, मैं कितना चलता हूँ, मैं खूब चलता हूँ, उत्तर मिला ना। तो ये हमारा क्या है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। देखिए सबसे पहले आता है श्रेणीबोधक, जैसे बारी बारी, हल्के से हल्का, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा से थोड़ा, ये सब क्या है, श्रेणीबोधक है, ठीक है। अगर हम बात करें अधिकता बोधक की, यहाँ पे अधिकता की मतलब का बोध होता है, जैसे खूब, बहुत, अत्यंत, अति, ये सब क्या है, एक अधिकता का बोध यहाँ पे हो रहा है, हमारे अधिकता बोधक है। न्यूनता बोधक यहाँ पे कम का बोधक होता है, ठीक है, जैसे कुछ, जरा, थोड़ा, अल्प, ये सब क्या है, न्यूनता बोधक है। अगला है साथियों पर्याप्त बोधक, जैसे ठीक, काफ़ी, बस, ये सब क्या है, पर्याप्त बोधक है। फिर है साथियों तुलना बोधक, जैसे कम, ज़्यादा, इतना, उतना, अधिक, लगभग, ठीक है, ये सब क्या है, तुलना बोधक है। अब साथियों लास्ट हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। साथियों हमने बताया था कि इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करना होता है कि दिए गए वाक्य में कैसे लगाकर प्रश्न करना होता है, ठीक है। जैसे अमित ध्यान से चलता है, कैसे पहचानेंगे आप, इसमें कैसे लगाकर क्वेश्चन करिए कि अमित कैसे चलता है, उत्तर मिलेगा कि ध्यान से चलता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
सिद्धि धीरे धीरे चलती है। सिद्धि कैसे चलती है? तो धीरे धीरे चलती है, ठीक है। घनश्याम कैसे आ गया? ठीक है, ये भी है। अचानक से वर्षा होने लगी। वर्षा कैसे होने लगी? अचानक से होने लगी, ठीक है। वह फटाफट चल रही है। कैसे चल रही है? तो फटाफट चल रही है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में कैसे लाकर क्वेश्चन करने से हमें जवाब मिलता है, राइट। अब इसके अंतर्गत साथियों अगर हम देख लें, देखिए पहला है स्वीकार बोधक, जी, ठीक, हाँ, अवश्य, जरूर, ठीक है। अगर हम बात करें निषेध बोधक की, तो नहीं, मत, कभी नहीं। निश्चय बोधक में बेशक, निसंदेह। अनिश्चय बोधक में संभव है, शायद, ठीक है। प्रश्न बोधक क्रिया विशेषण की बात करें, प्रश्नवाचक इसमें होता है जैसे क्या, कौन, कैसे। कारण की बात करें, कारण बोधक में अतएव, किस लिए। आकस्मिकता बोधक में एकाएक, अचानक, ठीक है। ये सब किसके हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब साथियों हमारा क्रिया विशेषण अव्यय तो खत्म हो चुका है। क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में क्या बताया था हमने, ठीक है, कि क्रिया की विशेषता को बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है, दो शब्दों, ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। या तो दो शब्द हो, या दो वाक्य हो, या दो वाक्यांश हो, ठीक है। इनको जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं ना साथी, वो हमारे समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। चाहे दो शब्द को जोड़े, जैसे रश्मि और प्रिया। अब साथी देखिए रश्मि भी एक शब्द यहाँ पे है और प्रिया भी एक शब्द है, ठीक है। हमने और के माध्यम से इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हमारा समुच्चय बोधक है, ठीक है। तो समुच्चय बोधक का मतलब क्या, जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन किस किस को? या तो दो शब्द को जोड़ सकते हैं, दो वाक्य को भी जोड़ सकते हैं, और दो वाक्यांशों को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें समुच्चय बोधक अव्यय की। इसके साथ दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक होता है साथियों समानाधिकरण अव्यय और दूसरा होता है व्यधिकरण अव्यय, ठीक है। तो समान अधिकरण अव्यय में क्या होता है कि ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। जो समानाधिकरण अव्यय होते हैं ना, ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे सुनंदा खड़ी थी, एक वाक्य तो ये हो गया, और अलका बैठी थी, दो वाक्य, मतलब दूसरा वाक्य ये हो गया। तो ये कह रहा है ये मुख्य वाक्य, जो मुख्य वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का। अच्छा हमने साथी जोड़ा किससे? तो हमने यहाँ पे साथी उसको जोड़ा था और के माध्यम से, ठीक है। फिर अगले आगे देखिए व्यधिकरण अव्यय में क्या होता है कि ये प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे क्या होता है, कोई एक वाक्य दिया है ना साथी, तो उसमें एक हमारा प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा जो होगा आश्रित उपवाक्य होगा, राइट। तो ये क्या करेगा कि प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ेगा, कौन? व्यधिकरण अव्यय। लेकिन जो समानाधिकरण अव्यय होता है ना साथी, ये दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें जो दोनों होंगे क्या होंगे दोनों मुख्य वाक्य होंगे ना। और व्यधिकरण में क्या बताया था कि ये जो है प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उसी पे आश्रित उपवाक्य होगा, उसको ये जोड़ेंगे। तो व्यधिकरण में देख लीजिए, जैसे कह रहा है मुझे शादी में आना था, इसलिए, अब इसलिए से हमने इसको जोड़ दिया, भागना पड़ा। मतलब क्या, एक प्रधान उपवाक्य है ना कि मुझे शादी में आना था। अब इसी पे डिपेंड क्या है कि भागना पड़ा है, इसी वाक्य पे डिपेंड आपका उपवाक्य है कि भागना पड़ा। तो इसको हमने किससे जोड़ा? इसलिए से जोड़ा ना। तो ये हमारा क्या है? व्यधिकरण अव्यय है, ठीक है। अगर हम फिर से एक बार और देख लेते हैं समानाधिकरण अव्यय के एग्जाम्पल के, देखिए इसमें हमने बताया क्या, दो मुख्य उपवाक्य को जोड़ेंगे। ये मेरी अंग्रेजी दुर्बल है, एक वाक्य तो ये हो गया, अतः से हमने इसको जोड़ दिया। आप मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता करें, ये भी स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये दो क्या करते हैं, ये मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं, कौन? समानाधिकरण अव्यय। लेकिन जो व्यधिकरण अव्यय होता है ना साथियों, ये क्या करता है कि एक वाक्य जो होगा इसमें, ये क्या प्रधान होगा और दूसरा क्या होगा? आश्रित होगा, उसको जोड़ेगा। तो मैंने बताया, देखिए अगला एग्जाम्पल कह रहा है श्रेष्ठ कार्य करो, ठीक है, श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ, ठीक है, बाप गर्व कर सके ना। यदि दरोगा बनना है, एक वाक्य तो ये हो गया, उस पर आश्रित क्या है? तो पढ़ना पड़ेगा, तो से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। यदि दरोगा बनना है तो अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा मतलब किससे? पहले वाले वाक्य पे आश्रित है ना ये। तो पहला हमारा क्या है? प्रधान वाक्य है और दूसरा क्या है? आश्रित वाक्य है ना। तो आश्रित उपवाक्य को जोड़ेंगे कौन? व्यधिकरण अव्यय, किससे? प्रधान वाक्य से। चलिए आइए कुछ देख लेते हैं हम। पहले देखते हैं समानाधिकरण अव्यय के बारे में। इसमें देखिए एक होता है संयोजक, ठीक है, जैसे तथा, और, एवं, व, ये सब क्या है? संयोजक है। अगर हम बात करें विभाजक की, या, अथवा, नहीं, ठीक है, तो ये सब क्या है? विभाजक है। हम बात करें अगला जो इसका प्रकार है, ये विरोध दर्शक समानाधिकरण अव्यय, जैसे पर, परंतु, लेकिन, मगर, वरन, ये सब क्या है? विरोध दर्शक समानाधिकरण अव्यय है। अगर हम बात करें परिमाण दर्शक समानाधिकरण अव्यय की, तो इसमें इसलिए, अतः, अतएव, ठीक है, ये सब बात है। अगर हम बात करें व्यधिकरण अव्यय में, पहला होता है साथ ही इसका जो भेद है, ये है उद्देश्यवाचक, जो कि, ठीक है, ताकि, जिसे।
अगर बात करें दूसरा है संकेतवाचक, जो, सो, यदि, तो, ठीक है, ये सब संकेतवाचक है। स्वरूपवाचक में यानी, और कारणवाचक में साथियों क्योंकि, चूंकि, इसलिए, ये सब क्या है, कारणवाचक व्यधिकरण अव्यय है। ठीक है, आज पढ़े अब अगला साथियों हमारा संबंध बोधक अव्यय। देखिए हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की, तो वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है कि ये वे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं ना, ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, इस जंगल के पीछे पर्वत है। अब साथियों जंगल क्या है, हमारा संज्ञा है, पर्वत भी संज्ञा है। ठीक है, वही कह रहा है कि ये जो होते हैं ना संबंध बोधक अव्यय, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ देते। तो हमने किससे जोड़ दिया, के पीछे से जोड़ दिया ना, यानी दो संज्ञा को हमने किससे जोड़ा, के पीछे से जोड़ा। वैसे तुम घर के अंदर चोर को ढूंढो। अब साथियों घर क्या है, एक संज्ञा है, चोर भी क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, हमने के अंदर से इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या इसमें हो गया, हमारा संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, फिर आगे है कह रहा है चंचल मित्रों के साथ शिमला गई। ठीक है, अब मित्र क्या है साथी, संज्ञा है, और शिमला भी क्या है, एक संज्ञा है। दो संज्ञा को हमने जोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। फिर विद्यालय के सामने कुछ लोग खड़े हैं, विद्यालय के सामने कुछ लोग खड़े हैं, ये भी हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। अच्छा, इसके अगर रूट वर्ड की बात करें, देखिए के पास, के ऊपर, ठीक है, से दूर, के कारण, के लिए, के भीतर, के ओर, के आगे, के निकट, के पहले, के विरुद्ध इत्यादि सब जो इनके क्या है रूट वर्ड, इनके माध्यम से इनको हम क्या करते हैं, एक संज्ञा सर्वनाम शब्दों को हम दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं ना। तो संबंध बोधक अव्यय में हमने क्या बताया कि वे शब्द होते हैं जो एक संज्ञा सर्वनाम शब्दों को किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। हमने बता भी दिया क्या क्या होता है, जैसे के पीछे, के ऊपर, के दूर, के कारण। ठीक है, ये सब आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय होता क्या साथियों, वे शब्द जो अचानक से, ठीक है, कैसे अचानक से हर्ष, शोक, भय, प्रेम, घृणा आदि की वजह से पैदा होते हैं, वे प्रायः क्या, वे प्रायः वाक्य के शुरुआत में प्रयोग होते हैं। ये जो होते हैं ना विस्मयादि बोधक अव्यय साथियों, ये वाक्य के प्रायः में ही शुरुआत में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे वाह तुम सब इंस्पेक्टर बन गए, तो देखिए वाक्य की शुरुआत में हुआ ना, वाह तुम सब इंस्पेक्टर बन गए। हट इसे मत छूना, या हट इसे छूना मत। ठीक है, फिर अरे आप यहाँ, हाय ये क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है साथियों, हमारे ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, चलिए साथियों विस्मयादि बोधक अव्यय कुछ प्रकार भी हैं। देखिए जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं हर्ष बोधक की, जैसे आ, वाह, शाबाश। ठीक है, एक हर्ष का मतलब खुशी का बोध होता है इसमें। ठीक है, तो हर्ष बोधक। शोक बोधक में साथियों क्या होगा, शोक का बोध होता है, जैसे हाय, आ, उफ, काश, त्राही त्राही, बाप रे बाप, ये सब क्या है, शोक बोधक है ना। चेतावनी बोधक की बात करें, जैसे हट, खबरदार, सावधान, ये सब क्या है, चेतावनी बोधक है ना। अगर हम बात करें घृणा बोधक की, तो छी छी, थू थू, ये सब क्या है, घृणा बोधक है। क्रोध बोधक, चुप, ये सब क्या है, क्रोध बोधक है। स्वीकृति बोधक की बात करें, हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा जी, ये सब क्या है, स्वीकृति बोधक, मतलब क्या है, एक स्वीकृति का बोध होना है यहाँ पे। ठीक है, आगे साथ संबोधन बोधक, देखिए अरे, भाई, अजी। ठीक है, अब बात करें इच्छा बोधक की, तो इच्छा बोधक में क्या होता है, काश। ठीक है, ये क्या इच्छा को प्रदर्शित कर रहा है, हमारे इच्छा बोधक हो गए। अब बात करते हैं साथियों निपात की। देखिए पांचवा भेद था ना अव्यय का, हमने बताया था। ठीक है, अव्यय के भेद पूछे, ठीक है, हमने बताया था एक निपात भी होता है उसमें पांचवा। अब निपात की बात करते तो ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, इसलिए हमने क्या बताया था आपको कि अव्यय के चार भेद होते हैं ना। अब ये शुद्ध अव्यय का भेद नहीं होता, इसका प्रयोग वाक्य में भाव को परिवर्तित करता है। ठीक है, निपात वाक्य में विशेष बल देने का काम करते हैं, बस यही आप रूट वर्ड पकड़िए कि वाक्य में क्या करते हैं, विशेष बल देने का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनीता बाजार जाएगी, एक तो साधारण वाक्य है, ठीक है, तो ये तो निपात है नहीं। लेकिन अगर कहते सुनीता ही बाजार जाएगी, तो वाक्य पे क्या हुआ, एक विशेष बल दिया गया ना कि तुम ही काम करोगे, तुम ही यह काम करोगे। ठीक है, तुम ही बाजार जाओगे, तो यहाँ वाक्य पे क्या किया गया, एक बल दिया गया है। ठीक है, तो हमारा निपात हो गया। आगे कह रहा है सिद्धि ने ही सारी बातें की। अब देखिए वाक्य में बल दिया ना, फिर आकाश ने ही सविता को मारा। ठीक है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मतलब निपात का मतलब ये है कि वाक्य पे क्या करते हैं, विशेष बल देने का काम करते हैं ना। जैसे मैं ही यह काम करूंगा, तुम ही बाजार जाओगे, तुम ही खाना खाओगे। ठीक है, तो ये क्या है साथियों, हमारी निपात थे। ठीक है,